Okay students, today is day 3 of the chapter of gravitation in class 9 batch. Day 3 of the chapter of gravitation class 9 batch. आगे बढ़ने से पहले एक बार रोमन 1 देखिएगा और हमको रट्टा हुआ नहीं है, हमको मदद कीजिएगा शानवी। दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2। कॉपी में मिल गया जी। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब बताओ दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस, इसको कहा जाता है कि सेंटर टू सेंटर को कहा जाता है। दोनों को मिला जुला के F प्रोपोर्शनल m1 m2 एक है और एक नीचे r²। यही बना, यही फॉर्मूला बना। तुम जाओ VOD2 में बैठो, स्टार्ट करो, वहां ट्रांसफर्ड है। ठीक, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा तो इक्वल टू कांस्टेंट लगा m1 m2/r²। ठीक, जिस तरह से जब फार्मा पढ़ते थे तुम लोग तो वहां पे भी तो प्रोपोर्शनैलिटी हट के k लगता था, तो सेम वे यहाँ पे भी k लगा, सेम वे यहाँ पे भी k लगा। वहां पे k की वैल्यू कितनी होती थी? वहां पे k की वैल्यू 1 होती थी। तो 1 ma बोले कि बस ma बोलिए ना। यहाँ पे 1 होती है कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होती है। अब इतना बोलने में मुंह दुखता है हम लोगों का, तो हम लोगों ने इसका कुछ नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? g नाम दे दिया। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 को हम लोगों ने नाम दे दिया g। ये फॉर्मूला रटने बोला है मैंने आपको? यस सर, ये रटने बोला है। बॉक्स भी बना होगा आपकी कॉपी में, चेक करो। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो FR² आएगा इज इक्वल टू g m1 m2 आएगा। इसको नीचे भेज दो तो क्या होगा? FR² बाई m1 m2 इक्वल टू g होगा। ये भी एक फॉर्मूला है, पर ये रटने बोला है क्या मैंने आपको? ये रटने नहीं बोला है। ओके फाइन। फोर्स को किसमें नापोगे? न्यूटन में। मास को किसमें नापोगे? kg इंटू kg, दो ठो मास है ना, m1 भी है और m2 भी है। ओके, डिस्टेंस को किसमें नापोगे? तो SI यूनिट बना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। पर क्यों बोल रहे हैं पहले हमको बोलने देना। पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नीचे में है तो पर, नीचे में तो जिस तरह से मीटर पर सेकंड स्क्वायर काहे बोलते हो? क्योंकि नीचे में है, और जो चीज नीचे में रहे उसको ऐसे माथा पे माइनस लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का एक और तरीका है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और माथा पे kg⁻², माथा पे kg⁻²। तो डिड यू गेट द SI यूनिट? यस सर। ये लेकिन रटना होगा आपको। कौन सा चीज रटना होगा? ये वाला। जैसे अब तक टोटल अब तक हम लोगों ने 3 जगह बॉक्सेस बनाया। पहला बॉक्स मैंने बोला रटना है आपको, ये वाला बॉक्स। ठीक है, ये बॉक्स आपको रटना है। ये रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये रटो पहला वाला, ऑन द स्पॉट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। FR² बाई m1 m2 आ जाएगा ऑन द स्पॉट। FR² बाई m1 m2 ऑन द स्पॉट आ ही जाएगा। ठीक है, और SI यूनिट रट लेना, ये रट लेना। नेक्स्ट क्या रटना बोला मैंने? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मैंने रटने बोला। नेक्स्ट हमने बोला कि दो बॉडीज एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है और उन दो बॉडीज में से वन ऑफ द बॉडी इज अर्थ। वन ऑफ द बॉडी इज, तो ऐसे तो m1 m2/r² है, लेकिन m1 में m ही लिख दे, द मास ऑफ अर्थ। m1 में m ही लिख देते हैं, द मास ऑफ द अर्थ लिख देते हैं। दो बॉडीज में से अगर वन ऑफ द बॉडी, दो बॉडीज में से दो बॉडीज में से अगर वन ऑफ द बॉडीज अर्थ है तो m ही लिखेंगे, एंड द सेकेंड बॉडी MB लिखते हैं या MO लिखाएंगे। MO मतलब ऑब्जेक्ट और B मतलब बॉडी। B मतलब बॉडी, O मतलब ऑब्जेक्ट। हमको रटा नहीं है कि हम उस दिन ऑब्जेक्ट बोल के पढ़ाए हैं कि बॉडी बोलकर पढ़ाए। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्ट MO या बॉडी MB, हम MB लिख दिए बॉडी। दोनों के बीच की दूरी ऐसे तो बिग R है, ऐसे तो बिग R है, पर बिग R में ये पोर्शन भी जुड़ा हुआ ही है ना। तो शैल आई राइट R प्लस एक्स क्यू, इट इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। बड़ा R में स्मॉल क्वांटिटी को भी जोड़िएगा ना तो ले देखे बड़े R रहेगा, वो बड़े R कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैसे एक समुद्र में 2 बूंद पानी समुद्र कहलाता है। एक समुद्र में 2 बूंद पानी समुद्र कहलाता है। सो बिग R में यूजुअली हम करके दिखाया था ना, बुर्ज खलीफा भी अगर खड़ा हो जाएगा तो 300 मीटर सिर्फ आ रहा था।
तो 64,6,400 किलोमीटर जो है, 6400 किलोमीटर में ये छोटी सी क्वांटिटी जोड़ेंगे तो वो लगभग कितनी रह जाएगी? 6400 ही ना रह जाएगी, 6400 ही रह जाएगी। तो मैं यहां लिखूं r प्लस एक्स कि x ना के बराबर है, बड़का r के सामने, बड़का r के सामने छोटका x जोड़ के भी कुछ कर नहीं सकते आप, बड़ा ही r लिख दीजिए। ये निकला दो बॉडीज के बीच का फोर्स फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फ्रॉम द यूनिवर्सल ऑफ। अब यही चीज को एक और नजर से देखो, न्यूटन चाचा जी बोले थे फार्मा, मतलब पृथ्वी ऑब्जेक्ट को आकर्षित करता है तो वो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट करता है। न्यूटन चाचा जी बोले थे पृथ्वी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है तो वो उसको एक्सीलरेट, मतलब ऑब्जेक्ट अगर 2 मीटर पर सेकेंड से गिरा है तो आफ्टर 1 सेकेंड उसकी रफ्तार कितनी बढ़ चुकी है। अब यहां आते आते कितनी हो गई? फिर 9.8 बढ़ गई, फिर यहां कितनी हो गई? बोलो फिर 9.8 बढ़ गई, एंड सो ऑन, हमेशा कितनी बढ़ती चली गई? सो द एक्सीलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी चिल्ड्रन, the acceleration is due to gravity children, yes sir, the acceleration is due to, तो small g को big g, सॉरी acceleration की जगह small g लिख दो, acceleration is due to gravity so you can write it small g। फिर से बोल रहे small a को क्या लिखा तुमने? फिर से पूछ रहे small a को क्या लिखा? the acceleration is due to gravity, मतलब ये वाली बात भी फोर्स ही है। पर न्यूटन चाचा जी जब फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़े, फर्स्ट या सेकेंड जो भी, उस समय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोले थे कि खींचता है, एक्सीलरेट करता है, बस इतना बात बोले थे न्यूटन चाचा जी। यहां पे ये कॉन्सेप्ट के समय बोले थे कि हर बॉडी दूसरा बॉडी को आकर्षित करता है, ऐसा कुछ बोले भी थे क्या? वो ऐसा कुछ नहीं बोले थे उस चैप्टर में, बस बोले थे कि कोई चीज जब ड्रॉप हो रहा है तो हर वक्त वो क्या हो रहा है? अपने एक्सीलरेट हो जा रहा है। जैसे स्कूटर चलाते हो तो तुमको रास्ता खाली मिलने पे घुई करते हो, एक्सीलरेट तुम करते हो, चेंज इन वेलोसिटी तुम करते हो। लेकिन यहां पे न्यूटन चाचा जी आकर्षण का शक्ति बोले थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन बोले थे कि बस बोले थे व्हेन एनीथिंग इज ड्रॉप्ड इट विल एक्सेलरेट। बोलो जी, तो ये वो कॉन्सेप्ट वाला फोर्स है और ये दूसरा कॉन्सेप्ट से फोर्स है। लेकिन चुन्नू कॉन्सेप्ट क्या था? चुन्नू बराबर मुन्नू, और यही चुन्नू बराबर, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला? चुन्नू चुन्नू अलग हो गया ना, चुन्नू हट गया, मुन्नू टुन्नू सेम हो गया, मुन्नू टुन्नू एमओ एमओ कट गया, मतलब ये ओ नहीं है, एम बी है ना, बॉडी बॉडी कट गया, छोटा जी जीएम बाई आर स्क्वायर, 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 जीएम बाई आर स्क्वायर हटा गया। चलिए अब पृथ्वी की जी डाले कि पूरे ब्रह्मांड की जी है? पूरे ब्रह्मांड की जी है ना, यूनिवर्सल है ना जी। अब एम किसका डाले? बोलो ये पृथ्वी का डालिए, और रेडियस किसका डाले? किलोमीटर डाले, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या किए, जो मैं ब्लैक से लिख रहा हूं वो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे इंटू 1000 मीटर कर दिए। नेक्स्ट स्टेप हुआ, काट कूट के रटना नहीं है, बस याद कर लो कि 9.8 आएगा। तो ये कहां का जी हुआ? पृथ्वी का जी हुआ। अब लिख नहीं रहे हैं आप लोग, मिटाओ ना मैं फटाफट। अब क्या करो, चांद का एम डालो और चांद का रेडियस डालो। चांद का मास और चांद का रेडियस आपको रटना नहीं है, गूगल से देखकर मैंने कराया था। चांद का मास कितना है? 7 इंटू, एक लड़का बोलो ना, एक लड़का बोलो, एक जन बोलो, अमृत बोलो। 7.35 ठीक है, चलो ये था चांद का मास। चांद का रेडियस बोलो, 137 बस 1000 लगा देता, मीटर में करने के लिए 1000 लगा दे। तो ये कितना आया था बोलो, उतना नहीं जानना है। 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ अर्थ आया था, 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ अर्थ आया था ना ये चीज। ओके, ये भी क्लियर हो गया। मतलब फॉर्मूला gm/r² याद कीजिए। जुपिटर का अगर जी पता करना है तो जुपिटर का मास डालना, जुपिटर का रेडियस डाल देना। उस दिन कोई लड़का कुछ पूछा ना, जुपिटर बोल के समझाए थे? अच्छा वो दूसरा बैच भी था, यही बैच था ना, जुपिटर बोलकर नहीं समझाए थे, तो समझा था कि अच्छा वो पृथ्वी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर कर रहा था। तो मैं चलो जी बहुत दूर जुपिटर ले जा रहे हैं, आप बोलो। तब समझा ना, ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर की भाषा में नहीं समझ था, बोले थे चलो बहुत दूर ले जा रहे ट्रोपोस्फेयर, तो समझ गए थे ना। तो जिस प्लैनेट का तुमको छोटका जी निकालना, उस प्लैनेट का क्या तुम्हें डालना पड़ेगा, और उस प्लैनेट का रेडियस डालना होगा। उस प्लैनेट का बिग जी डालोगे कि बिग जी तो पूरे ब्रह्मांड का है?
बिग जी तो पूरे ब्रह्मांड का है, वो तो नहीं डालना है ना। ओके, अब मेरे को बताओ तुम्हारा वेट एक्चुअली तुम्हारा मास है कि नहीं? मेरा वेट मेरा mg है, लेकिन तुम्हारा मास तुम्हारा m है सिंपली ना। तो क्या टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस तुम्हारा मास बदलेगा कि मास नहीं बदलता है? यहाँ पे हमने ये भी चीज क्लियर किया था कि मक्कड़ बोल दिया कि हमको 4 साल लगा चांद जाने में, 4 साल में हम सुखा गए, पतला हो गए। अरे हम 4 साल का बात नहीं किए जी मक्कड़, हम बोले अभी के अभी तुम यहाँ हो और अभी के अभी तुम चांद पे चले गए। तो तुम्हारे अंदर का क्वांटिटी ऑफ मैटर बदल जाएगा कि तुम्हारे अंदर का क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं बदलेगा? सो योर मास विल रिमेन सेम, लेकिन तुम्हारा वेट तो वहां के जी पे निर्भर करेगा ना। चांद पे हो तो जी ऑफ एम लिखना था, जी ऑफ मून लिखना है, और अगर जुपिटर पे हो तो जुपिटर का जी लिख देना। ठीक, अब मेरे को बताइए स्मॉल जी चांद वाला कितना आ रहा था? दैट ऑफ अर्थ आ रहा था ना, ये आया था ना, हम लोग करके देखे थे ना। डायरेक्ट आया था कि डिवाइडिंग द टू इक्वेशंस किए थे तब आया था सर। gm/r² निकाले थे चांद का, gm/r² निकाले थे अर्थ का, 2 इक्वेशंस डिवाइड हुआ था। चेक करो डिवाइड मिला कि नहीं मिला? मिला, 2 इक्वेशंस डिवाइड किए थे, ये वाला लाइन मिला। ओके, दोनों इक्वेशन डिवाइड किए थे तो 1/6 आया था। गणित में ऐसा परमिशन है क्या? कोई भी चीज दोनों तरफ इंटू करने का परमिशन है गणित में? अब बोलो mg क्या कहलाएगा बाबू? वेट। mg क्या कहलाएगा बाबू? वेट कहां पे? मून पे। तुम्हारा वेट कहां पे? हाँ ठीक है, अर्थ पे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? पहले ब्लैक वाला देखो ना, g ऑफ मून इज 1/6 द g ऑफ अर्थ। ब्लैक वाला समझे? अब ब्लू वाला क्या है? बोलो वो नेक्स्ट स्टेप में है। नहीं बोलते थे जो मैंने ब्लू से लिखा वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, जो मैंने ब्लू से लिखा वो आपका। अब mg किसे कहते हैं? वेट को। तो वेट और ये वेट हो गया। क्लियर? यहीं तक पढ़े लास्ट कि कुछ और भी पढ़े थे? यहीं तक ना पढ़े हैं। अब टेल मी द नेक्स्ट रोमन नंबर। रोमन 7 में आ जाइए। रोमन 7 में आ जाइए। थ्रस्ट एंड प्रेशर, थ्रस्ट एंड प्रेशर, थ्रस्ट एंड प्रेशर। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड थ्रस्ट। जो हम बोर्ड पे लिखे बस वही लिखना है, डेफिनेशन मत लिखो, वो तो नोट्स में मिलेगा आपको। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। अरे जी क्या लिख दिए, शिट। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। थ्रस्ट किसे कहते हैं? जब फोर्स परपेंडिकुलर, गलती हो गया हटा दो ना। जब फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करे तो उसे थ्रस्ट कहते हैं। जैसे हम बोलते थे कि एवरी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल इज नॉट हेड बॉय ऑफ द स्कूल। हर स्टूडेंट हेड बॉय थोड़ी हो सकता है, लेकिन एवरी हेड बॉय ऑफ योर स्कूल इज द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। जो हेड बॉय है वो स्टूडेंट जरूर है। 1 मिनट हम बस आए वीडियो प्रश्न नहीं ना पूछ लें। नहीं निकाल पाए प्रिंट आउट, बस एक भी दिखा देंगे।
ओके, प्रेशर किसे कहते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहते हैं। और थ्रस्ट किसे कहते हैं? व्हेन फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। नॉर्मली हम ये टेबल को ऐसे खींच के ले जाए तो भैया हम फोर्स लगाएं, सिर्फ क्या लगाएं? फोर्स। वो पंखा को उठा के ऐसे रख दिए तो भैया फोर्स लगाएं, गेट को खोले बंद किए फोर्स लगाएं। लेकिन अगर हम कभी ऐसा हो जाए कि, कैसा लग रहा है फोर्स बताओ? परपेंडिकुलर। अब बोलो तो, बोलो ये एंगल तो 90 डिग्री नहीं है सर, नहीं है ना, ये बस फोर्स है। इसको थ्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, हम टेबल पे बैठ जाए, सॉरी खींच कर ले जा रहे हैं तो ये फोर्स है। हाँ, अगर किसी को ऐसे धक्का दे रहे हैं, इसी को थ्रस्ट। प्रेम, उसको धक्का दो, सीधा धक्का देना, अरे आराम से, तो इसको थ्रस्ट बोलते हैं। टेबल को अगर हम इस तरह से दबा रहे हैं, 90 डिग्री अगर एंगल बन रहा है तो उसका एक स्पेशल नाम है। क्या नाम है? अदरवाइज उसको फोर्स कहो। थ्रस्ट एक तरह का फोर्स ही है, बस वो फोर्स ऐसे टेढ़ा एंगल लग रहा है तो नहीं, लेकिन अगर 90 डिग्री लग रहा है तो उसको थ्रस्ट कहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये, ध्यान से सुनना। तुम फोर्स तो लगाए पर कितना एरिया पे लगाए वो भी देखा जाता है। जैसे तुम 10 नंबर तो ले आए, इतना पार्टी क्यों कर रहे हो? 15 नंबर के टेस्ट में 10 लाए हो, कोई बहुत अच्छा नहीं है। 10 नंबर के टेस्ट में 10 लाते तो बहुत बढ़िया होता। 12 का मार्क्स का टेस्ट होता और उसमें 10 लाते तो भी बढ़िया। तुम 15 मार्क्स का टेस्ट, वो भी स्कूल वाला, ऊपर से ऑनलाइन वाला, जिसमें जम के चोरी चकारी चलता है, उसमें तुम 15 में 10 ला रहे हो तो कोई बहुत बड़ा परफॉर्मेंस नहीं देकर आ रहे हो। मतलब इतना कल हम समझाए ना, देखे ना, नहीं है भाई, हम देखने गए थे, आई ही नहीं है। हाँ, सब हम सब बोल कर गए थे, कितना समझाए थे, देखिए ना। नहीं, इतना तो भावना सेशन में तुमको याद तो किए ही थे हम। वैसे हम सच बोले दिल से, तुमको आज हम इंस्टीट्यूट आने से पहले 2:30 बजे याद कर रहे थे। हाँ, जब हिच किया गया तो उससे टाइम नोट करना, आज 2:30 बजे। कल भावना सेशन में उन लोगों ने अपना दुख दर्द बताया तो हम बोले तुम लोग से हम अलग से बात करना चाहते हैं, क्या तकलीफ है। तो तकलीफ बताया, तो तकलीफ के बाद आज एक्शन हुआ है। सुबह आया, लोग 2 घंटा पढ़ के गया है, हम देखे पढ़ रहे थे। एनीवेज, कमिंग बैक, तो यहाँ पे फोर्स लगाए मतलब है कि कितना एरिया पे लगाए वो भी ध्यान देना है। कितना एरिया पे, तुम 10 नंबर लाए खुश मत हो जाओ, कितना में लाए हो ये भी देखना है। मतलब कुछ ऐसा समझिए, मैं पढ़ाता हूँ, बढ़िया पढ़ाता हूँ मान लीजिए, लेकिन हम कितना स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं? वही पढ़ाई अभी पढ़ रहे हैं 20 लोग,
लेकिन ज्यादा अच्छा मास्टर हम कहलाएंगे अगर वही पढ़ाई 100 लोगों को मैं पढ़ा दूं एट द सेम टाइम। बाप रे, 100 लोग को एक क्लास में पढ़ाना इतना आसान खेल है जी। कभी खड़ा होकर देखो, पसीना छूट जाएगा 100 के सामने। इतना बढ़िया पढ़ाते हैं कि 100 को पढ़ा लेते हैं और सब एक बच्चा को समझ में आता है। बच्चे का डाउट आने से पहले उस बात को खुद रिप्लाई देते हैं कि मुझे पता है आप लोग अभी मन में ऐसा सोच रहे होंगे, देखिए ऐसा सोच रहे होंगे, ऐसा इसका जवाब होगा। पूरे भाषण के समरी पढ़ा अच्छा रहा है कि कितना लोगों को पढ़ा रहा है आउट ऑफ 10 नंबर आया। इज इट दैट थिंग कि आउट ऑफ कितना आया? तुम फोर्स लगाए हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कितना जगह पे लगाए हो वो भी देखना है। हम समझाने के लिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 1 ही न्यूटन का लगाए हो। कितना का लगाए हो? पर 1 न्यूटन का फोर्स तुम 2 मीटर स्क्वायर पे लगाए हो, तो बोलो 2 इतना होता है। एक और बालक है जो 1 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा है, पर वो बालक 4 मीटर स्क्वायर पे लगा रहा है। कितना पे लगा रहा है? तो बताओ उसका 1 न्यूटन फोर्स ज्यादा बड़ा क्षेत्र में बट नहीं गया। आज सिर्फ ट्यूशन 2 ही बच्चे आए हैं, प्रेम और प्रत्युष। मेरा अटेंशन बटेगा? बोलो 2 ही बच्चा, तो आपका अटेंशन नहीं बांटेगा ना। सिर्फ यही 2 बच्चा तो आज आया ही है ट्यूशन पढ़ने आपसे। पूरा बच्चा घर पे छुट्टी मना रहा है, बारिश हो रहा था इसलिए। ये लोग 2 गधे पता नहीं क्यों आ गए। अब आ गए तो पढ़ाना पड़ेगा। बारिश हो रहा है, आ गया, बताओ छाता लगा के। ठीक, तो हमारा पूरा फोकस इस पे रहा कि बट गया। अरे जी नहीं बटा, कैसे कर रहे हो? इसी पे रहा ना, लेकिन बारिश जैसे ही बंद हुआ 5 को बच्चा और आ गया, तो टोटल 7 बच्चे हो गए ना। अब इन लोगों को क्या लगेगा, यार सर शुरू में कितना अच्छा पढ़ा रहे थे, हम ही लोग को देख देख के पढ़ा रहे थे, बार बार पूरा ध्यान हम पे दे रहे थे। अब 7 बच्चा आ गया तो थोड़ा उधर भी ताकते हैं, थोड़ा उधर भी, थोड़ा उधर भी। बट गया का मतलब समझे? बट गया का मतलब वही 1 न्यूटन का फोर्स है, पर 2 मीटर स्क्वायर पे लग रहा है, तो 2 मीटर स्क्वायर तो छोटा होता है, 4 मीटर स्क्वायर बड़ा। तो फोर्स बट गया हर एक बिंदु पे। एक तो टाइल्स है, हम इसको दबा रहे हैं और उतना ही ताकत से हम 4 को दबा रहे हैं, 4 को दबा रहे हैं, तो बढ़ गया ना। नेक्स्ट, वही 1 न्यूटन का ताकत है। दूसरा बालक इस बार, पर वो बालक 8 मीटर स्क्वायर पे उतनी ही ताकत लगाता है। उसकी ताकत और बहुत बड़ा जगह पे बढ़ गई, बहुत ही बढ़िया बड़ा जगह पे। एक लास्ट बालक है 16 मीटर स्क्वायर पे लगाता है फोर्स, बहुत ज्यादा बढ़िया। आप लोग क्योंकि पुराने स्टूडेंट हो चुके हैं, नीचे वाला छोटा, फाइनल आंसर बड़ा, नीचे वाला और बड़ा, फाइनल आंसर और छोटा, नीचे वाला बहुत बड़ा, फाइनल आंसर बहुत छोटा, नीचे वाला बहुत बड़ा, फाइनल आंसर बहुत छोटा। मतलब अगर 1 न्यूटन का फोर्स को 16 मीटर स्क्वायर पे लगाइएगा तो प्रेशर पड़ेगा जमीन पे कि पड़बे नहीं करेगा। लेकिन 1 मीटर न्यूटन का फोर्स अगर कोई 8 मीटर स्क्वायर पे लगा रहा है तो प्रेशर वह थोड़ा अधिक पड़ेगा, थोड़ा कुछ पहले से अधिक पड़ेगा हर बिंदु पे। 4 मीटर स्क्वायर पे लगा रहा है वो उतना ही फोर्स 1 न्यूटन का ही, तो प्रेशर वह हर बिंदु पे ज्यादा पड़ेगा। और अगर सिर्फ 2 को बच्चा पे लगा रहा है, पूरे जमीनें तोड़ देगा, प्रेशर इतना लगाएगा कि जमीनें टूट जाएगा। कुछ क्लियर हुआ? अब इसके कुछ प्रश्न को समझिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप सब्जी काटते हैं, आपका सब्जी काटने की एक क्षमता है। ऐसा नहीं होता है कि सब्जी काट रहे हो जबरदस्ती का ताकत लगा रहे हो, एकदम हाथ दुख गया, ऐसा नहीं। तुम नॉर्मली एक मिनिमम ताकत से तुम सब्जी काटते हो, चाकू पकड़कर। तुम आयरन करते हो तो आयरन एक बार उठाना पड़ता है। अब मान लो हम एकदम, बुरा मत मानना, अमृत पाजी के घर पे चले गए, आयरन नहीं था, आयरन नहीं थी ऐसे उठाना पड़ा पहले हमको। सत श्री अकाल, जो बोले सोनिहाल। आयरन ऐसे रखे, शर्ट बड़ा आराम से ऐसे हो गया, लेकिन चलाने के लिए बाप रे बाप। भैया 1947 की 1857 वाला आयरन ले आए हो। शर्ट नया था, सब कुछ ठीक था, आयरन हुआ इतना भारी कि पूछो मत। एक भी दाग नहीं है, सिलवट नहीं है, बटन भी चिपा जाता है ना, जो शर्ट का बटन होता है वो भी चिपा जाता है, ऐसा आयरन है इनका। पूरी भाषण का कुछ मीनिंग क्लियर हो रहा है कि सब्जी काटने के लिए इंसान जरूरत से ज्यादा वो अमृत पाजी का जो आयरन है वैसा वाला ताकत लगाता है कि नॉर्मल एक ताकत लगता है वैसी लगाते हैं।
अब मान रहे इस बात को। अब क्या हुआ, तुम रोज सब्जी काटते हो, वही चाकू से काटते हो, 6 8 1 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 1 साल, 1.5 साल बाद वही चाकू धीरे धीरे समय के साथ भोथड़ हो जाता है। मम्मी शार्पनेस अब नहीं रहा। इस दिवाली ना ये चाकू को या तो यहाँ पे धार करवाओ, नीचे आता है चक्कू छारी, धार करा लो 5 रुपया लेके, या तो ये चाकू फेंको, मम्मी दिवाली पे नया चाकू कर देंगे। मेरी बात को समझिएगा, इंसान ताकत उतना ही लगाता है, रोज सब्जी उतना ही काटता है, उतना ही ताकत से काटता है, लेकिन समय के साथ कमजोर कौन होता आता है? चाकू का जो एजेस होता है, कटिंग एजेस। ये तो चाकू नहीं है, हम स्केल लेकर समझाते हैं आपको। ये स्केल रहा, ठीक है, ये स्केल से आप ऐसे करते थे, कट जाता था सब्जी, कट जाता था, कट जाता था, कट जाता था। अच्छा पिज्जा है, चलो भैया देखो ये जनरेशन देखो भैया, ये लोग सब्जी नहीं काटेगी, ये लोग पिज्जा काटेगी। बताइए बताइए कैसे? ओ अच्छा, तो फोन में क्रीम लग जाएगा सो अच्छा हम ठीक है। अब हम इसको सब्जी बोल रहे हैं, लड़की को देखो भैया, पिज्जा वाला जनरेशन। नहीं नहीं छोड़ दो, डर हमको लग रहा है भैया, मत धो मत धो मत धो। अरे नहीं नहीं ऐसे एक बार बस थोड़ा सा गिराओ ना पानी वहीं पे। हाँ बाबू रिस्क मत लो ना पुत्र, ना पुत्र ना, ठीक है मत करो, लेकिन फिर भी डर लग रहा है। चलिए कमिंग बैक। पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल बाद भोथड़ कौन हुआ? चाकू। तो तुमको इसको धार कराना पड़ेगा। इसको धार कराने का मतलब ये जो मोटा हो जाता है समय के साथ, उसको तुम वापस से एकदम तीखा, एकदम शार्प करवा देते हो। जब तुम शार्प करवाते हो तो थोड़ा ध्यान रखना, कुटेटा जैसे लोगों को मत दे देना। चाकू को ऐसे से करिए, हेलो कैसे हो, हेलो हेलो कर रही है चाकू को, हेलो कैसे हो। बुद्धि देखो, ऐसे रख लिया, इस पे करती है हेलो, वो भी 1 नहीं 5 बार, टप 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 खून गिरने लगेगा। गेटिंग? ये अब क्या हो चुका है? शार्प। स्टूडेंट्स आप इसके कटिंग एजेस के एरिया को कम कर देते हैं। धार करवाने का मतलब यही हुआ, आप इस एजेस को जितना कम करवा सकते हो। चक्कू वाला बोलते हैं ना, धार करके दिया भैया, थोड़ा और थोड़ा। अरे देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, मतलब अरे देख रहे हैं जी। हाँ ठीक है, देख रहे हैं, ठीक है, अभी उतना धार नहीं हुआ है, तो तुम उसका क्या करवाते हो? कम, एरिया कम कराते हो, क्योंकि एरिया के कम होने से नीचे वाला छोटा, फाइनल आंसर बड़ा हो जाएगा, फाइनल आंसर बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये हम लोग नोट्स को तो ऐसे स्टेपलर मार के ही देते हैं, आप लोगों को स्टेपल करके देते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए स्टेपलर नहीं रहता हम लोगों के यहाँ, तो हम लोग पेपर पेन निकालते, और पेपर पेन कुछ ऐसा पॉइंटेड होता है, ऐसे फुस फुस, समझ गए ना, इधर से फुस फुस, लो जी समझ गए बात को क्या बोल रहे हैं। तो ये वाला एंड को ही क्यों ऐसे फुस फुस करके देते हैं? क्यों नहीं, मक्कड़ को देखे ना, मक्कड़ ही वाला एंड घुसा रहा है, बुरा सर घुस नहीं रहा है, आप पीछे वाला से ठेल रहा है, पीछे वाला से। मक्कड़ जो मुंह में थोड़ा आंख में पानी मार के नींद से उठ के आया लग रहा है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इधर वाला को स्टूडेंट्स क्यों पेपर पेन को पेपर में घुसाते समय उसका पॉइंटेड एंड को ही क्यों घुसाते हैं? उसका एरिया कम होता है, ताकत तो तुम उतना ही से डालोगे, एरिया कम होने के कारण नीचे वाला छोटा, फाइनल आंसर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो पेन घुस जाएगा अंदर। फोर्स क्यों? फोर्स तुम अपना कम बेसी करते हो कि इंसान का फोर्स हर दिन उतना ही का लगाता है, इंसान हर दिन उतना ही का फोर्स लगाता है, कम बेसी क्या हुआ? एरिया कम बेसी ना किया इंसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बालू में खड़े हो जाइए, प्लीज पे अटेंशन। तो आपका एक बॉडी वेट है, मतलब आपका फोर्स इज इक्वल टू ma होता है ना,
क्या ma को mg बोल सकते हैं? बोलो हाँ, ma ही mg होता है when the acceleration is due to gravity। मतलब फोर्स के तौर पे तुम्हारा बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है। तुम कोई चीज से धक्का मार रहे हो कि तुम खुद खड़े हो जाओगे, वही फोर्स हो जाएगा। आप खुद खड़े हो जाएंगे तो वही फोर्स हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो बॉडी वेट है ना वो खुद mg, और mg ma होता है, ma को ही तो फोर्स कहते हैं। आप सभी बच्चे जान रहे ना कि वेट जो है तुम्हारा वो एक तरह का क्या है, क्योंकि वेट mg होता है और mg को ही ma कह सकते हैं। चलो तुम खड़े हो जाओ बालू पे, देखोगे तुम कि खुद ब खुद थोड़ी देर में बालू में तुम धंसते चले जाओगे। ठीक है, दलदल नहीं है, बालू है। ठीक, अब क्या करो, क्योंकि इस बार तुम धंसते चले गए थे तो हम बोले अच्छा ठीक है, एक उपाय बताते हैं। धंसोगे नहीं तो मेरा उपाय सुनो, बालू में बस लेट जाना तो तुम नहीं धंसोगे, देखना। क्योंकि जब लेट जाते हैं, ध्यान से सुनना, इंसान वही, mg वही, वेट वही, लेकिन वही भार जो है, इतना बड़ा शरीर का भार, इतना बड़ा शरीर का भार जो है, अब क्या हो गया, तुम सो गए, मतलब तुम ज्यादा एरिया में वही भार को लगा रहे हो, पर कितना एरिया में लगा रहे हो, ज्यादा एरिया पे। तुम लेट गए हो ना ज्यादा एरिया पे, मतलब तुम क्या बढ़ा देते हो लेटने से, एरिया बढ़ा देते हो, नीचे वाला बड़ा, फाइनल आंसर। इसलिए कम प्रेशर लगेगा तो तुम बालू में धंसोगे नहीं, बालू में धंसोगे नहीं। नेक्स्ट, आप सभी लोग अपना टांग को देखिएगा, पर कैमरा पे तो हम टांग दिखा नहीं सकते, इसलिए हम इसको दिखा रहे हैं, यही टांग है, मान लो ऐसे ऐसे चलते हैं हम लोग। कहना चाह रहे हैं ये फीट होता है कि ये जो 5 उंगलियां हैं इसको फीट बोला जाता है। फुट का फ्लूरल है ना फीट। टांग हम कैमरा पे नहीं दिखा सकते हैं, जो बच्चे अभी लाइव पढ़ रहे हैं मेरे से वो अपना टांग को ही देखिएगा, पर कैमरा पे जो पढ़ेंगे उसके लिए मैं ऐसे हाथ करके समझा रहा हूं। ठीक, ये क्या है बोलो, ये मेरा लेग है, ये, पर ये क्या है, फीट है, पक्का, ये मेरा लेग और ये क्या है, फीट है। स्टूडेंट्स, कैमल जो होता है, कैमल, उसका शरीर का एक अपना भार है, जो मौसम टू मौसम नहीं बदलता है, जो भार है सो भार है, उसको जीवन भर उसी भार के साथ डेजर्ट्स में रहना है, रेगिस्तान में चलना है। तो प्रकृति ने, इकोसिस्टम ने, या हिंदी में भगवान बोल देते हैं हम लोग, ने उसका टंगरी के तुलना में फिटवा जो है ना, फिटवा चौड़ा सा बना दिया। कैसा बना दिया, मतलब इतना ही रखा गया, चौड़ा टाइप का एकदम कर दिया। देयर फीट इज मच ब्रॉडर देन द फीट ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब हम लोगों का शरीर, हम लोगों का टांग की तुलना में हम लोगों का फीट कुछ उठपटांग नहीं लगता है। ऐसा हुआ क्या कि टांग उतने रह गया और उम्र के साथ साथ तुम्हारा फीट बढ़ गया? बोलो हम जैसे से बड़े होते गए, मेरा टांग भी लंबा होते गया, लंबे भी होते गए, तो फीट भी लंबा होते गया, इजंट इट? लेकिन कैमल के केस में ये है टांग और ये है फीट, ये चौड़ा सा हो जाता है। मतलब उसका फीट इकोसिस्टम ने, सर्वाइवल के लिए नेचर ने हमेशा कैसा बनाया, बड़ा फीट बनाया। एरिया ताकि क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, एरिया क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। इफ मोर इज द एरिया स्टूडेंट्स, इफ मोर इज द एरिया स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन, मोर इज द एरिया, इसीलिए उनका फीट ज्यादा होता है, ताकि वही शरीर का भार को ज्यादा एरिया पे बांट दे। मोर इज द एरिया, लेस इज द प्रेशर, मोर इज द एरिया, लेस इज द, इसीलिए वो बालू में नहीं धंसता है उसका पांव। आप समझ पा रहे हैं, बालू में उसका पांव धंसता नहीं है। मोर इज द एरिया, लेस इज द प्रेशर, मोर इज द एरिया, लेस इज द प्रेशर। कुछ क्लियर हो रहा है? ये सारी बातें प्रिंटेड नोट्स में आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि हम कहानी सुना रहे हैं, सब डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में। जैसे वो एक चैप्टर नहीं था मोमेंटम वाला, तुमको तो उस दिन भी लगा था कि हम कहानी सुना रहे हैं, पर ये सब क्वेश्चन आंसर्स है। आप ये नहीं देखें वीडियो? आप वो क्या करता है, ऐसे करके टाइम बढ़ाता है। टाइम बढ़ाएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घटेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घटेगा तो फोर्स घटेगा, तो चोट कम लगेगा उसको। लेकिन यहीं पे रोक देगा तो कम समय लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ गया, फोर्स ज्यादा लगेगा, चोट ज्यादा लगेगा। एनीवेज, 4 बातें बोला मैंने। एक पेपर पेन वाला बोला, नाइफ वाला बोला, कैमल पैर वाला बोला, और आप लोग सो जाओ और आप लोग ही खड़े हो जाओ, दोनों अलग अलग बातें हैं। गिव द नेक्स्ट रोमन नंबर। बस जो यहां बोर्ड पे वही लिखना है आपको, जो बोर्ड पे बस वही लिखना है। ये पेन क्या है फेंक रहे हो?
तो गिरा कैसे था यहाँ पे? ओ अच्छा, रख दो। आइए रोमन 8 में आ रहे हैं, ठीक है, हटा देना। बायंसी, रोमन 8 बायंसी, ध्यान से सुनना, बायंसी क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। BOUYANCY, BOUYANCY, बायंसी। वाह, चलो आ जाओ, प्रेम आ जाओ, प्रत्युष आ जाओ, जल्दी आओ, खड़े रहना, रुको रुको ना भाई, रुको, चलिए। नहीं ये प्रेम नहीं है, प्रेम ये है, ये प्रत्युष है। नाउ लिसन, हाँ हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, बैठिए, करते रहे, बैठिए, करते रहे। क्या हुआ? एक जन आओ। ओके, नाउ लिसन टू मी। आप कुआं में बाल्टी डालते हैं, ऐसे करके डालते बाल्टी जाके छपाक करता है, वाटर के सतह को छूता है और छपाक से पानी के अंदर घुस जाता है बाल्टी। जितनी देर बाल्टी पानी के अंदर डूबा हुआ है उतनी देर तुम रस्सी को ऐसे अपना हिलाते रहो, कुछ पता ही नहीं चलेगा बाल्टी है भी कि नहीं है। तुम आराम से हिलाओ, ऊपर नीचे करो, ऐसे करो, डिस्टर्ब करो, कोई पता नहीं चलेगा। अब तुम धीरे धीरे बाल्टी निकालना स्टार्ट किए, अभी भी नहीं पता चल रहा है। एक ऐसा लम्हा आता है, बोलो, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा पढ़ा रहे, जान लो। आप एक बार लिखते जाइए, हम जब चैप्टर 1 का वीडियो दिखाएंगे ना उसमें बढ़िया से समझाएं। कॉस थीटा नहीं पढ़ाएं तुम लोगों को हम, चीजें अच्छा टीचर कौन जो पढ़ा दे कि चीजों को कनेक्ट करके सिखाए। चैप्टर 1 मैंने नहीं पढ़ाया। क्या लगता है जब चैप्टर 1 पढ़ाए थे तो tan थीटा कोट टाई लगा के बोल दिए थे कि tan थीटा स्लोप होता है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, है ना, कर्ली ब्राउन हेयर। अभी बस तुम सुन लो, अच्छा है तुम बोले हमको, तुमको हम चैप्टर 1 भी दिखाएंगे ना तो कनेक्ट हो जाएगा कि अच्छा इसनी को कहते हैं। ओके, नाउ लिसन, जितनी देर वो बाल्टी पानी के अंदर डूबा हुआ था तुम ऐसे करके निकाले, आराम से निकल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो वो डूबा हुआ है। लेकिन एक ऐसा मोमेंट आएगा जब और भारी तो है, क्यों ऐसा हुआ? इसका आंसर कुछ है। जितनी देर बाल्टी पानी के अंदर डूबा हुआ था उतनी देर उस बाल्टी को पानी एक अपथ्रस्ट दे रखा था, नीचे से सपोर्ट दे रखा था। बस सुनना, जितनी देर वो बाल्टी पानी के अंदर डूबा हुआ था उतनी देर उस बाल्टी को पानी अपथ्रस्ट दे रखा था। आप समझ में आया थ्रस्ट क्यों पढ़ाया गया था? अपथ्रस्ट दे रखा था। लेकिन जब वो मोमेंट आया कि खींचते खींचते अब वो बाल्टी पानी को छोड़कर बाहर निकल चुका है, तो अब तो नीचे से कोई है ही नहीं उसको अपथ्रस्ट दिलाने वाला। ठीक, हंसीएगा नहीं, अब हम इसको डेमो दिखाते हैं। इधर आइए, ये मैंने एक बॉटल पकड़ रखा है और नीचे से एक लड़का, ऐसे नहीं पकड़ो, बस सपोर्ट दे रखा है। ठीक है, मेरे हाथों पे कोई वजन नहीं है, आराम से मेरे हाथें हिल रही है। ना 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 हटा लो, ना 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 हटा लो, ना 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 हटाओ जी, ना ना ना, अरे हटा, इतना इज्जत से हटा रहा है। ओके सर, एकदम अचानक हटा लेना, बेईमानी करना, चीटिंग कर लेना एकदम। पहले हमको गाना गा लेने देना, एकदम बीच में हटा देना। ठीक है, ना 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 ना, अरे यार कंधा टूट जाएगा भाई, बतवा समझे।
फिर से सुनो, अचानक ही हटाना, ठीक है? अचानक आसमान में अरे मेरे कंधे टूट जाएंगे भाई। मतलब जितनी देर तक इस बाल्टी, भावना पकड़ो, को नीचे से, उतनी देर मुझे तो भैया ना 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 ना, कंधा टूट जाएगा भाई मेरा। कैसे कर रहे हो? अचानक से क्या हट गया? अपथ्रस्ट हट गया। लगाओ फिर से अपथ्रस्ट। अभी जितनी देर अपथ्रस्ट है उतनी देर ही बाल्टी को खींचते समय कंधों पे जोर नहीं पड़ेगा। लेकिन अरे ये कंधा तोड़ दो, नाजुक कंधों को तोड़ दोगे। बतवा बुझाया, बैठ जाओ। सो टेल मी, अब तुमको वो कुआं वाला क्वेश्चन अब एकदम आंख के सामने दिख रहा है? प्रत्युष पोद्दार की जो हाथ थी वो पानी, भावना समझा रहे थे, जो अपथ्रस था, और जो स्प्राइट का बोतल था वो कुआं का बाल्टी था, जो जितनी देर पानी के नीचे था, पानी के अंदर, उतनी देर उसे, तो मेरी बाजुओं पे, कंधों पे उतना जोर नहीं पड़ रहा था क्योंकि ऑलरेडी उसको कोई ना कोई उठा के रखा हुआ था। लेकिन कब महसूस पड़ेगा भार? ठीक। इस बैच में हल्ला ज्यादा हो रहा है और पढ़ने वालों को नुकसान नहीं ना लग रहा है कि सर हल्ला बड़ी हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है? बोलो शौर्य पंकज, संकल्प। आज बर्थडे है लड़का का। अच्छा, हम हल्ला किए कि अमृत किया? बताओ। हाँ ठीक है। सुबह लोग बोला था कि कुटेटा को मत बताना, नहीं तो खर्चा ज्यादा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू शौर्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। अमृत को चलिए आगे सुनिए। हम काम की बात क्या पूछे कि हंसी मजाक में पढ़ने वाला बच्चा का नुकसान नहीं होना चाहिए जी। ये जो हम हंसी मजाक में बोल रहे थे, आप समझ रहे हैं कि नीचे से क्या मिल रहा था? अपथ्रस्ट। और जितनी देर अपथ्रस्ट मिल रहा था उतनी देर मेरे कंधों पे जोर नहीं लग रहा था। मेरे कंधों को एक अपथ्रस्ट, मेरे कंधों को नहीं, वो पानी के बाल्टी को। कोई कंफ्यूजन? ओके। देखो जी, हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं, पर पढ़ाते काम का ही बात है, तुम काम का बात को पकड़ना, ठीक है? अब हुआ क्या, फिल्मों में ऐसा होता है, तो रियल लाइफ में क्या हुआ? एक बार एक हीरोइन कूद गई पानी में, ठीक है? अब अपना शर्ट उठ खोल के मक्कड़ भी कूद गया उसे बचाने के लिए। ऑल्दो अरे वो फिल्मों में देखता है ना। तो सुनो पूरा बात सुनो। इसमें साइंस क्या है, इसमें साइंस क्या, ध्यान से सुनना। अब वो हीरोइन को बचाने गया है, बोलने तो दीजिए पहले। फिल्मों में देखा है इसलिए मक्कड़, हालांकि कोई एक्सपीरियंस नहीं है पानी में तैरने वरने का। थोड़ा मोड़ा स्विमिंग आता है, जिमखाना कभी जाता है क्लब, तो थोड़ा मोड़ा सीखा था। देखो कैसे हीरोइन को बचा के ला रहा है। ऐसे हीरोइन को कंधा में पकड़ लिया, प्रत्युष ये हीरोइन है, ये हीरोइन है, ये हीरोइन है। अच्छा प्रेम, आ जाओ। प्रेम, ये हीरोइन है। सुनो, बात नहीं सुन रहे हो, उधर देखो ना जी। ये बेहोश है हीरोइन, ठीक है? अरे सुनो ना रे भैया। ये हीरोइन है, ये बेहोश है, तो इसको हम ऐसे बस फंसा लिए, ठीक है? ये फंस गया। अब तो अब सुनो, अब हम एक हाथों से ऐसे से, तो हीरोइन भी तैर के मेरे साथ आ रही है, हीरोइन भी आ रही है। अब ध्यान से सुनना है, बैठ जाओ। एक्चुअली हुआ क्या, वो हीरोइन को बस
एक हुक के जैसा फंसा के रखता है और वो कुछ नहीं कर रहा है, कोई ताकत उसकी नहीं लग रही है, बस वो हीरोइन को कुछ भी करके फंसा के रखा हुआ है, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि फिल्मों की बात बोल रहे तो आप लोग समझ रहे कि हाँ सर ऐसे ही होता है, एक हाथ से हीरो हीरोइन को ऐसे फंसा के बस ऐसे से करता है और किनारे तक ले आता है। प्लीज पे अटेंशन, जितनी देर वो उसको फंसा के रखा है उसका कोई ताकत, कोई बाजुओं पे जोर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली वो जो हीरोइन है जो कि बेहोश है, उस बेहोश हीरोइन को थोड़ा सा भी इसके कंधों पे जोर नहीं आ रहा है। उसको कौन उठा के रखा है? ये हीरो बस खुद को आगे कर रहा है, तो वो साथ साथ खींचते हुए आ जा रही है। लेकिन स्विमिंग पूल में कूदी थी, कहां कूदी थी? अच्छा, स्विमिंग पूल में कूदी थी। अच्छा, बड़का तालाब में कूद गई थी। चलो अच्छा ठीक है, चलो ना। अच्छा मक्कड़ है तो थोड़ा अच्छा हाइजीनिक जगह, स्विमिंग पूल में कूदी है, ठीक। अब जैसे जैसे वो किनारा पे लाता है वो हीरो इस हीरोइन को, अब उसे कंधों में दर्द महसूस होता है, क्योंकि जब वो मिड ऑफ द रिवर, कुआं, जहां भी कूदी थी, मिड में था तो पूरा पानी का बोझ मिल रहा था, लेकिन किनारे पे इतना पानी है कि इतना पानी है, इतना ही है, तो कम पानी उसे कम अपथ्रस्ट दे रहा है, तो उसको हीरो को ताकत लगाना पड़ेगा। ये प्रश्न सारे आपको क्वेश्चन किताब में हीरोइन करके नहीं है पर है। आगे सुनिएगा, जब एक मछुआरा, फिशरमैन, मछली पकड़ने वाला मछली को पकड़ता है, वो नॉर्मली अपना जाल को खींचता है, बीच समुद्र में जाल खींचता है, और जब उसको पता तक नहीं आज मछलियां कितनी फंसी है, बहुत ध्यान से सुना, ये एक्चुअली होता है। वो जाल पहले ऐसे करके ऐसे फेंकता है, पूरा जाल चादर जैसा, बड़ा बड़ा चादर जैसा जाल होता है, ऐसे करके फेंक देता है, और थोड़ी देर तक छोड़ के रखता है। मछलियां आएंगी, अगर वो जाल में फंसेगी तो सख्त से खींचता है, कैसे रुमाल चप चप से लपेटा जाएगा तो कैसा हो जाएगा? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी से आके पकड़ो, या हर्षित और उड़ाओ। ये है जाली, ऊपर करो और ऊपर आओ, ठीक। इसमें मछली डालो, दो चार को, हाँ डालो, डाल दी मछली। अभी ध्यान से सुनना, अभी ये जाली में मछली कितनी सारी फंसी है नहीं पता होता मछुआरे को। एक और लड़का हो, अनफीर हो, अनवेद, इस मछली को उठाओ, एक मिनट, ये तीनों मछली को उठाओ, ठीक। अभी ये जाली यहाँ पे डूबा हुआ है, जाली डूबा हुआ है, उसको नहीं पता मछली है भी कि नहीं। चलो मछली को ऊपर से पार कराओ, बस पार कराओ, अरे गिराना नहीं है, बस पार करा दो। चलो हो गई, मछली आई, एक राउंड लगा के चली गई, फिर लाओ। समझ गए? समझ गए? समझे? पकड़ो। अभी भी ये बंध जाएगा, उस मछुआरे को नहीं पता है कि मछलियां कितनी फंसी है। अब वो टान कर अपना नौका में लाता है, और जब खोलेगा तब उसको दिखेगी मछली कैसी है। लेकिन जब वो टान कर नौका में ला रहा है, उसे बहुत भारी लग रहा है मक्कड़, मतलब आज कैसी मछली पकड़ाई है, आज भारी मछली पकड़ाई है। अब टान रहे हो तुम, सुट 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 फुस 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 टान लिए, कैसी मछली पकड़ाई है? हल्का मछली पकड़ाई है। स्टूडेंट्स, क्या ये जाल में भारी या हल्की मछली का वजन का अनुमान वो मछुआरा लगा पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी देर वो पानी में है उसके कंधों पे तो वो बोझ है ही नहीं, इसलिए बैठ जाइए। अपथ्रस्ट यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जितनी देर उस जाल में मछली फंसी हुई तो है, लेकिन उसका भार का अंदाजा नहीं लग पाता है, क्योंकि उस भार को कौन उठाए हुए रहता है? पानी का अपथ्रस्ट उठाए हुए रहता है, पानी का अपथ्रस्ट उठाए हुए रहता है, इसलिए उसे भार का पता नहीं चलता है। लेकिन जिस मोमेंट वो पानी से निकल के मछली आ गई तो क्लियर है। इसी को इंग्लिश में पूछा जाता है वो हीरोइन वाला को, व्हाई इज इट इजियर फॉर अ मैन टू कैरी अवे अ ड्राउनिंग मैन? ड्राउनिंग मतलब डूबना, डूबते हुए इंसान को कैरी करना एक आदमी के लिए क्यों आसान होता है? रीजन क्या हुआ बोलो? Because of the upthrust, the drowning man becomes lighter, and the man who is doing swimming can easily carry away the
ड्राउनिंग मैन। उसी तरह से मछली वाला में भी वही हुआ, बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट द एक्चुअल। हाँ, एक मिनट, आपका प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, प्रश्न अच्छा है। तो वही चीज मछली वाला में भी है, डूबी हुई मछली को तुम भार महसूस नहीं कर सकते हो। कब तक महसूस नहीं? मछली की जगह पत्थर अगर बन जाए और पत्थर खींच के आए तो किसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब में वेटलेसनेस का कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान से सुनिए, व्हाट इज बायंसी, व्हाट इज बायंट फोर्स। ध्यान से सुना, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, When an object is immersed fully और partially in a fluid, ऑब्जेक्ट को फुल्ली डुबाए हैं और इस फिगर में देखो कैसा डुबाए हैं, पार्शियली डुबाए हैं। उसमें फुल्ली डुबाए, इसमें कहां डुबाए हैं? फ्लूइड में। कान खोल के सुना, फ्लूइड बोला मैंने, मतलब पानी में ही डुबाना जरूरी है कि इट कैन बी लिक्विड, केरोसिन, पेट्रोल, एनीथिंग। फ्लूइड बोला मैंने, फ्लूइड। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एयर इज ऑल्सो अ फ्लूइड। Anything which can flow is called fluid. Air can also flow. Air flows in all directions. Water flows from upper level to lower level. Water is a fluid. It can flow, but it flows from upper to lower. Kerosene is a fluid. It can flow, but it flows from petrol is a fluid. हाँ सर, समझ गए, लिक्विड सारा होता है। चलिए ना, समझ गए, सारा लिक्विड फ्लूइड होता है, जो बह सके वो फ्लूइड। एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। हवा भी एक फ्लूइड है। मतलब ये सारी अपथ्रस्ट वाली बातें हवा में भी लग रही है, लेकिन हवा में उतना अपथ्रस्ट महसूस होता है कि पानी में ज्यादा महसूस होता है। पानी में ज्यादा महसूस होगा कि एक ठो मान लो स्विमिंग पूल बनवाए हैं, बहुत बढ़िया, बड़ा आदमी है, बहुत बढ़िया, बहुत पैसा वाला है, वो डेयरी मिल्क का स्विमिंग पूल बनाया, एकदम चिपचिपा डेयरी मिल्क का स्विमिंग पूल है। आप बोलो तो डेयरी मिल्क हम समझ रहे सर, गाढ़ा चीज खुद है तो वो ज्यादा बढ़िया से लिफ्ट करा के रखेगा। हाँ जी, कैसे कर रहे हो? पानी पतला था, जब पानी उतना पतला होकर, उतना लिक्विड चीज होकर चीजों को अपथ्रस्ट है। कांट यू इमेजिन योरसेल्फ एक डेयरी मिल्क का लिक्विड ही चॉकलेट लिक्विड चॉकलेट में कोई चीज डूब रहा है, तो वो डूबता हुआ चीज लिक्विड चॉकलेट में ज्यादा अपथ्रस्ट नहीं महसूस करेगा? कैन नॉट विजुअलाइज द थिंग। पेट्रोल में ज्यादा अपथ्रस्ट है कि पनिया में ज्यादा अपथ्रस्ट है? पेट्रोल में तो कम है, पेट्रोल तो बहुत थिन है ना, पेट्रोल तो बहुत पतला चीज है ना। काहे हम पेट्रोल, पानी और लिक्विड डेयरी मिल्क का बात कर रहे हैं? ताकि वो गाढ़ापन तुमको, ठीक है, ताकि हम तुमको वो गाढ़ापन समझा सके। डेयरी मिल्क भी लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में था, पर वो ज्यादा गाढ़ा था तो वो अपथ्रस्ट ज्यादा देगा। पेट्रोल भी लिक्विड है, देगा अपथ्रस्ट, लेकिन पेट्रोल तो पतला होता है, पानी की तुलना में पेट्रोल ज्यादा पतला। कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं सर? आप बोल रहे हैं तो समझ तो आ ही रहा है। क्यों हम यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल वही है कि डेयरी मिल्क को पिघला दो, लिक्विड डेयरी मिल्क में तैराओ, तो चीजें अपथ्रस्ट महसूस करेगी। तो फिर से डेफिनेशन सुनो, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज फुल्ली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। क्या बोला मैंने? फुल्ली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। फुल्ली दिख रहा है, पार्शियली दिख रहा है। इमर्स किसमें भैया? फ्लूइड मतलब एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो, मतलब इसमें हवा भी है, हवा भी अपथ्रस्ट दे रहा है। मतलब वो हीरोइन को जब तुम मक्कड़ हवा में लेकर आए थे तो थोड़ा हवा भी अपथ्रस्ट दे रहा था, लेकिन पानी ज्यादा दे रहा था। और पानी के बदले अगर तुम्हारी हीरोइन अगर डेयरी मिल्क में डूब जाएगी, डेयरी मिल्क में डूब जाएगी तो तुम्हें ताकत और भी कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा डेयरी मिल्क खाने में बिजी है, हीरोइन को छोड़ दोगे? अच्छा ठीक है, बात समझ में आ गई ना। एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड बायंसी, फिर से सुनना, whenever an object is fully or partially immersed in a fluid, then it experiences an upthrust. That upthrust is called buoyant force. क्या बोले सर? Buoyant force. That upthrust is called buoyant force. छवि बना लिए हैं? हाँ, जो बोर्ड पे हम लिख दे वो बना लो। हाँ, तैरने में हमको तकलीफ भी ज्यादा होगा, क्योंकि पानी को काट कर आगे बढ़ना आसान है और डेयरी मिल्क को काट कर आगे बढ़ना। हाँ ठीक है, बात इन्होंने ये भी सही बोला कि वो भी तो एक पहलू है सर जिसको ध्यान रखना होगा। हाँ, छुए होता है, अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा, अभी तक शुरू नहीं हुआ है, बस
हाँ ये बात तो है, बहुत कल हम एकदम टेंशन में आ गए थे तुम्हारा बात सुन के जी, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, ये बार बार फेल हो रहा है जो भी है। नहीं ये एक्चुअली गधी है, पर उन लोग तो घोड़ा है, घोड़ा होके भी रेस में नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, इसको तो अभी घोड़ा बनाना है हमको, पर उन लोग तो घोड़ा के भी मार्क्स नहीं ला पा रहा है। ओके एक मिनट डेफिनेशन पहले बोल दे, व्हाट इज बायंसी, उस टॉपिक पे भी आएंगे। व्हाट इज बायंसी फिर से सुनना, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड देन इट एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट और बायंट फोर्स, इट एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट और एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड बायंसी। क्लियर? ये वाला डेफिनेशन बच्चों को बोलने में ज्यादा आसान लगता है, पूरा बात बोल देता है, लास्ट में बोल देता है एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड। लेकिन अब दूसरा डेफिनेशन सुनो जो थोड़ा मुश्किल है, बायंसी इज द फेनोमेना इन विच, बायंसी इज द फेनोमेना इन विच व्हेन एन ऑब्जेक्ट, लिखना नहीं है जी, in which when an object is fully or partially immersed in a fluid then it experiences a upthrust called buoyant force। शुरू में ही बोल दिया buoyancy is the phenomena, क्लियर हो गया, it is called buoyant force। अब एक कॉन्सेप्ट और है, एक कॉन्सेप्ट और है। हाँ शाश्वत बोलो, हाँ कैसा गया, मतलब ठीक, हाँ बोलो बोलो। खंडेलवाल जी हमको ला के पेपर देकर तो गई है, अब फ्री होते हैं तो फिर हम देखकर बताते हैं, और पता नहीं साइंस वालों का कैसा गया, लोग तो कोई रिप्लाई तक नहीं दिया अभी तक। ठीक है हम फ्री होते हैं तो फिर मैसेज करते हैं ना, ठीक है हाँ। ओके नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लिसन टू मी, लिसन टू मी, ओके ओके लिसन टू मी। अगर किसी पानी से भरा जगह पे एक पत्थर जाके गिर जाए, तो पत्थर ऑलरेडी, अगर मान लो पानी एकदम लबालब भरा हुआ है तो पत्थर को डूबने का भी जगह है क्या? वहां तो स्पेस तो पानी ने ऑक्यूपाई कर रखा है, स्पेस किसने ऑक्यूपाई रखा है? और तुम पत्थर डुबा दिए उसमें, मतलब ये शुरू से ही भरा हुआ था। व्हाट आई वांट टू से कि शुरू से ही ये पूरी तरह से एकदम नेक ऑफ द वेसल तक भरा हुआ था। तो तुम्हारा साइंस क्या कहता है, पत्थर विल ऑक्यूपाई सम स्पेस और नॉट, बट इज देयर एनी स्पेस इन दिस वेसल की वेसल इज कंप्लीटली फिल्ड, इसीलिए पत्थर डुबाते हो तो पनिया बह के बाहर आता है। अब कुटेटा सोच रही है कि इसमें कौन सा बढ़ावा थी, तो हम लोग थर्स्टी क्रो में ही पढ़े थे। Once upon a time there was a thirsty crow. The crow was very thirsty. He looked for water, but the water was nowhere. Suddenly he saw a matka, pot. But the water was very deep. Suddenly an idea came in his mind. He took a pebble. He found some pieces of stone. He put the stones one by one. The water came away. He drank the water and flew away. Water came up. याद आई बात? तो कुटेटा सोची ये बात तो हम पहले ही जानते हैं कि पत्थरवा जाएगा, वहां जगह नहीं है, तो पानी को बोलेगा तुम ऊपर आओ। अब इसमें साइंस की भाषा में सुनना है तुमको, ये बात आपको पता है, साइंस की भाषा में ये सुनना है कि यहाँ स्पेस है ही नहीं, बट पत्थर को तो स्पेस चाहिए, तो वो उतने जगह का पानी को ही हटाएगा। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पत्थर इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब थोड़ा और अच्छा इंग्लिश सुनो, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पत्थर बोले कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पत्थर बोले? एक होता है वॉल्यूम और एक होता है स्पेस। वॉल्यूम जब भी बोलते हैं ना तो लंबाई में कितना जगह ले रहा है, चौड़ाई में कितना ले रहा है और ऊंचाई में कितना, L इंटू B इंटू H। आप सभी लोग इस बॉटल को देखो, ध्यान से देखना, मजाक नहीं, ये येलो वाला बॉटल को देखना। ये येलो बॉटल जमीन पे कुछ जगह ले लिया है ना, बोलो हाँ जमीन पे इतना गोलाकार जगह ले लिया है। कैसे समझे ले लिया? क्योंकि जितना गोल जगह पे बोतल आप रख दिए उतना जगह पे तो कुछ और नहीं ना रख सकते हैं सर। अब आगे सुनो, तुमको बोले हवा में से हाथ फेरो, तो तुम बोले ऐसे फेरेंगे तो बोतल को ठक से मार के गिरा देंगे, हम तो ऐसे गिरा देंगे। मतलब ये बोतल सिर्फ यहाँ है कि हवा में भी कुछ जगह घेर रखा है, इसी को बोलते हैं टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड। बात समझ में आई? इज इट ओनली द स्पेस ऑन द ग्राउंड? बोलो अगर सिर्फ स्पेस ऑन द ग्राउंड रहता तो ये सिर्फ एरिया घेरे हुए, क्या घेरे हुए? एरिया। पर ये बोतल को तुम देखो, क्या ये एरिया घेरे हुए कि हवा में भी है, ये बोतल ऊपर भी तो है। तुम हाथ ऐसे से फेरो तो टकरा के ठक से बोतल गिर जाएगा ना। अब अगर बोतल नहीं रहता तो तुमको वहां पे हाथ फेरने में कोई दिक्कत? बॉटल को अब लिटा दो, एक बार लिटा दो। अब हाथ फेरने में कोई कष्ट है कि जमीन में ज्यादा जगह घेर लिया, हवा में तो छोड़ दिया ना।
क्लियर हो रहा है? तो स्पेस ऑक्यूपाइड को एरिया एंड द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड को वॉल्यूम कहते हैं। कमिंग बैक, द जगह जो पत्थर ने घेरा, ऐसे बोलोगे कि द वॉल्यूम जो पत्थर ने घेरा। वॉल्यूम का मतलब स्पेस कि द टोटल स्पेस? द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पत्थर को ही वॉल्यूम कहते हैं। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्टोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। तुम लोग को लगता है मजाक करते, मेरे हर कॉमेडी में, हर मजाक में पढ़ाई छुपा है। हम क्या बोले? कुटेटा बोली तो हम बचपन से ही पढ़ रहे कि जितना पत्थर जाएगा उतना ही पानी बाहर आएगा। थर्स्टी क्रो में यही पढ़े थे, जितना पत्थर डालोगे उतना पानी आएगा। तो हम बोले हाँ, कुटेटा वाले बात को बस अब साइंस की भाषा में सुनो। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पत्थर इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब स्पेस नहीं बोल के बढ़िया इंग्लिश बोलो। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पत्थर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब ये जो छवि बनाए हैं, आप बना लिए छवि, रोमन नंबर कौन सा होगा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाँ, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल में छवि बनाएंगे, ये छवि। हाँ, नाउ शानवी टेल मी आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? एक मिनट बता रहे हैं। हाँ, छवि बोल रहे, सॉरी, शानवी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? गुड, समझ गई लड़की। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्टोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एकदम होगा, एकदम होगा।